नमस्कार, दैनिक सदाशय में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। हमारा स्पेशल प्रोग्राम 9 नवरात्रे 9 महिलाएं के स्पेशल प्रोग्राम में आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार करती है। मैंने वो कंडीशन देखी कोरोना में कि एक पिता की डेड बॉडी पड़ी है और बेटे ने कह दिया मैं नहीं जानता कौन है। मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे और मैं उनकी परवरिश सड़क पर ठेला लगा के करती हूँ। अगर यहाँ शहर में किसी लेडीज के साथ आते हैं और यहाँ रहते हैं तो मैं नहीं रहने दूंगी उन्हें। मैंने डिवोर्स नहीं दिया था, वो कल भी मेरे पति थे, आज भी मेरे पति हैं और वो जब तक मैं मरूंगी तब तक मेरे पति रहेंगे। जब मैं इस शहर में कभी आई थी तो मैं इतने लंबे घूंघट में आई थी और आज मैं हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहती हूँ। सनातन धर्म में छोड़ो, कहीं भी किसी भी धर्म में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। जी मैडम, आपका नाम? जी, मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली हूँ। जी। और जितनी भी लावारिस डेड बॉडी होती हैं या फिर कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, या फिर कुछ बेसहारा भी होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं लेकिन उनके बुजुर्ग यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी डेड बॉडी हमारे पास आती है और उन सभी के विधि विधान से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के हों, धर्म अनुसार मैं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। कब से मैडम आप ये कर रही हैं लावारिस लाशों का दाह संस्कार? मैंने कुछ लावारिस लाशों का दाह संस्कार तब किया था जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं था कि बाबा मुझे महाकाल जी इस सेवा में बुला लेंगे। और उसके बाद फिर जब कोरोना चला तो कोरोना की लहर में बहुत बुरी हालत थी और मतलब मैंने वो कंडीशन देखी कोरोना में कि एक पिता की डेड बॉडी पड़ी है और बेटे ने कह दिया मैं नहीं जानता कौन है जी। एक बाबा की डेड बॉडी पड़ी है तो पोते ने कह दिया मैं नहीं जानता कौन है। वो कंडीशन जब हमने देखी, ऐसे अस्थियों को हमने इतना इकट्ठा ढेर लगे हुए देखा कि अंतिम संस्कार यदि किसी ने कर दिया तो कोई अस्थियां नहीं लेने आ रहा था। तो उस समय में फिर मुझे ये लगा कि मरना तो सबको ही है, क्योंकि जब कोरोना चल रहा था तो सबको ये लग रहा था पता नहीं कोई बचेगा भी या नहीं बचेगा। तो मुझे लगा कि जब ये कंडीशन हो ही नहीं है तो फिर हम कुछ ऐसे लोगों के लिए कर दें जिनके अपनों ने भी ठुकरा दिया है। तो उस समय फिर मैं ये सेवा आपने मैडम बताया कि केदारनाथ बाढ़ जो आई थी तब से आप ये काम कर रही है। मेरे याद है वो 2013 में बहुत भयावह वो दृश्य था। तो उसमें आप कैसे काम करें, क्योंकि केदारनाथ की आपदा का मुजफ्फरनगर से देखिए उस समय यहाँ तक भी डेड बॉडी आई थी बह के। जब केदारनाथ बाढ़ आई थी तो उस समय यहाँ भी डेड बॉडी आई थी बह के और उसमें मेरे पास जब उस समय 2-3 डेड बॉडी आई थी तब मैंने उनका अंतिम संस्कार किया था। लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल छोड़ दिया। मतलब ये नहीं था कि मैं कंटिन्यूस सेवा को कर सकती हूँ, ना दिमाग में आया ना कभी ऐसे ये सोच के किया था। लेकिन कोरोना के टाइम में जब महामारी आई तो तब से मैं लगातार बाबा की सेवा में हूँ। जैसे भी महाकाल जी चाहते हैं उन्हीं के आदेश से मैं ये सेवा करती हूँ। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ, अब तो करने वाले वो हैं। जी मैडम, ये आपके मन में विचार कैसे आया कि लावारिस लाशों का दाह संस्कार? क्योंकि लाशों का अगर हम देखें तो लोग बाग एक डरावनी चीज ही होती है, ठीक है। अब आपका ये वाला काम हो गया कि वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि जिस लाशों का कोई नहीं होता उसकी शालू सैनी जी होती है। देखिए महाकाल हमारे यहाँ ऐसे हैं, वो अपना आप चुन लेते हैं जिससे उन्हें सेवा करानी है और उन्होंने ही मुझे चुना इस सेवा के लिए। मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मेरे पास ना तो इतना जरिया है, ना मैं इतनी कोई फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हूँ और ना ही मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे और मैं उनकी परवरिश सड़क पर ठेला लगा के करती हूँ। तो मैंने कोई सोच समझ के ये सेवा नहीं शुरू की थी। हाँ, इस सेवा को मैंने किया था ये सोच के कि कोरोना में सब मर जाएंगे, मुझे भी मरना है। लेकिन जिनके अपनों ने मृतकों को ठुकरा दिया है ऐसे समय पे, उन सब के वारिस बन के मैं उनका अंतिम संस्कार करती हूँ। तब ये सोच के मैंने सेवा की थी। मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं बच जाऊंगी और लगातार इसी सेवा में आ जाऊंगी।
मैडम आपने भी बताया कि मैं अपना गुजारा आर्थिक रूप से मैं सशक्त नहीं हूँ, तो आपको इस चीज में मदद कौन कौन करता है? देखिए शुरू में जब मैंने कई साल ये समझ लो आप 3 साल के करीब तक तो मेरी मदद किसी ने नहीं की। जो मेरे भैया हैं राजू सैनी जी, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की शुरू में, और मेरे एक मित्र हैं मंगलेश जी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो ऐसे मेरी संस्था से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे बिल्कुल क्लोज, जैसे हमारे संस्था में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट में राजू भैया हैं, वो सचिव हैं, मंगलेश जी हैं, वो उपाध्यक्ष हैं, तो वो संस्था के नाते जैसे जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की। लेकिन अलावा मुझे कहीं से हेल्प नहीं मिल रही थी। जो मैं कमा रही थी, उसमें से ही मैं उधर को लगा रही थी। जैसे हमने देखा है कि आप लावारिस लाशों के अलावा भी सामाजिक मुद्दों को भी उठाती हैं और सामाजिक और कार्य भी करती हैं। हमने आपके 2-4 प्रोग्राम किए हैं, वो किस किस तरह के प्रोग्राम हैं? और लावारिस लाशों के अलावा भी आप बहुत जन जागृति वाले देखिए, प्रोग्राम करती हैं। लावारिस लाशों के अलावा मैं पिछले 17 साल से समाज सेवा में हूँ। कंटिन्यू तो मैं जो अंतिम संस्कार की सेवा कर रही हूँ, वो लॉकडाउन से ही कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले से मैं 17 साल से फील्ड में हूँ, समाज में हूँ। जहाँ भी मेरे योगदान की कहीं बात आती है, चाहे वो पीड़ित महिलाओं से रिलेटेड कोई बात हो, मतलब जहाँ महिलाओं को मेरी ज़रूरत होती है, मैं हमेशा उनका सपोर्ट करती हूँ, हमेशा उनके लिए काम करती हूँ और उनकी आवाज़ उठाती हूँ। मैडम हमने सुना है आपने जो है शिव चौक पर भी ठेला लगाती हो किसी का। ठेला लगाने से लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक का सफर कैसा रहा? आप इसके बारे में? देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मेरी ज़िंदगी की संघर्ष की कहानी ऐसी है, और मैंने सड़क पे खड़े होकर अपने बच्चों को पाला है। और एक माँ के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जब पिता और माँ दोनों की जिम्मेदारी वो खुद से उठाए। तो ये चुनौती भरा सफर था मेरा भी। और जिस समय मेरे हस्बैंड यहाँ से चले गए और उन्होंने दूसरी शादी कर ली अब, तो वो मेरे लिए अपने बच्चों को पालने की एक चुनौती थी। उस समय मैंने शिव चौक पे सबसे पहला जो मेरा ठेला लगा था, वो यहाँ झांसी की रानी पे लगता है, कपड़ों का ठेला लगाती हूँ मैं। तो उसके बाद अब तो मेरा फास्ट फूड का भी ठेला लगता है, और मेरी छोटी सी दुकान घर पे भी है। उसके अलावा मेरा एक ठाकुर जी के ड्रेसों का काम है, क्योंकि मैं महिलाओं से जुड़ी हुई हूँ और कई हजार महिलाएं मेरे टच में हैं, क्योंकि मेरी संस्था में कई हजार महिलाएं ऐसी हैं जिनको मैं रोजगार देने का अब काम करती हूँ। तो वो मेरा सफर बहुत अच्छा था, वहां से लेके यहाँ तक का। क्योंकि देखो, मैं खुद सड़क पे खड़ी होकर काम कर रही हूँ और अब मैं हजारों महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही हूँ। तो ये सफर मेरे लिए बहुत चुनौती भरा था। अब मैं गांव-गांव जाके सिलाई सिखाती हूँ महिलाओं को, और उसको उनको फिर अपना रोजगार देती हूँ। जैसे मैं ठाकुर जी के ड्रेसें होलसेल में बनवाती हूँ, तो उन महिलाओं को होलसेल में ड्रेसें बनवाती हूँ और फिर मैं सप्लाई करती हूँ। उससे 2 चीजें होती हैं कि मेरी अपना भी खर्चा चल जाता है और उन महिलाओं को रोजगार भी मिलता है। तो अब मेरा झांसी की रानी पर ठेला भी लगता है कपड़ों का, एक फास्ट फूड का ठेला भी लगता है, और मेरा ठाकुर जी की होलसेल का भी काम है, और अब मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी का भी काम करती हूँ, क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, सेवा की भी, अपने घर की भी। और जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, वैसे ही वैसे मुझे जो है कमाने का ज्यादा रास्ता निकालना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं कमाऊंगी तो फिर खर्चा कैसे निकलेगा। कहना बहुत आसान है, सहयोग कोई नहीं करता। कोई हजारों में से कोई 4 बंदे निकल के आते हैं जो कहते हैं कि अच्छी सेवा है, हम सहयोग करते हैं इसमें। तो जब मैं ये सेवा कर रही थी, तो मेरा पहले इंडिया बुक में नाम आया, फिर वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में मेरा नाम आया। उसके अलावा फिर मुझे हमारे यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया, और अब बहुत सारी जगह, अलग अलग जगह मुझे सम्मान मिलता रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मतलब राजनीति और समाज सेवा बिल्कुल मतलब कोई, मतलब मेरा कोई अपने परिवार में से भाई वाई भी कोई नहीं है। और मतलब एक लड़की तो बात अलग ही होगी बिल्कुल, कि कोई लड़की आए, तो अपने पूरे परिवार में से एक सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ जो समाज सेवा के स्तर से आगे निकल के आई हूँ, और मैंने बहुत कुछ सहा है, उसी की वजह से मैं आगे निकल के आई हूँ। आपका एक ट्रस्ट भी है, क्या उसका नाम है, क्या क्या उसमें आप कार्य करती हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से? हाँ, मैं साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और वो पिछले कई वर्षों से रनिंग में है, और अब तो उसको मतलब हर प्रदेश में हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, और महिलाओं के लिए हम उसमें मोस्टली काम करते हैं। वैसे ज्यादातर जैसे हम जगह जगह महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने के लिए जूड़े कराटों के कैंप लगाते हैं, वो स्कूलों में भी लगाते हैं हम, और अलग जगह जगह भी लगाते हैं, ताकि जो है लड़कियां अपनी रक्षा खुद कर पाएं।
क्योंकि आजकल जगह जगह देखने को मिलता है कि जी बिल्कुल। अलग अलग जगह कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। तो हमारा कहना ये है कि जब लड़की अपनी रक्षा के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेगी तो वो शायद बच सकती है वहां से। तो हम लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाते हैं। उसके लिए मेरी एक परमानेंट क्लास चलती है जहाँ इस पे रामला टीले पे, जिसमें मैं तलवार लाठी बच्चियों को सिखाती हूँ। वो मेरी परमानेंट चलती है। और जो सेंटर लगवाते हैं वो हम अलग अलग जगह लगवाते रहते हैं। जी, आपका जो ट्रस्ट है ये राष्ट्रीय ट्रस्ट है या फिर राज्य स्तरीय है या फिर नहीं, क्षेत्रीय है? नहीं, राष्ट्रीय स्तरीय है। राष्ट्रीय स्तरीय। हाँ जी। लगभग कितने लोग इसमें शामिल होंगे, कार्यकर्ता काफी और लोग हैं पदाधिकारी? इसमें। अब तक देखिए आप 20,000 महिलाओं को तो करीब करीब हम जुड़े कराटे और लाठी तलवार इन सब के लिए आत्मरक्षा के लिए तैयार कर चुके हैं। और करीब करीब 16-17 हजार लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बना चुके हैं, जिन्हें हम जगह जगह सिलाई सेंटर लगा के, निःशुल्क होती हैं हमारी सभी सेवाएं, जहां जगह जगह हम सिलाई सेंटर लगा के उन लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए तैयार करते हैं, वो चाहे महिलाएं हो चाहे लड़कियां हो। मैडम, आप शुरू से इसके बारे में बताइए, जब से आप बचपन में थी, क्योंकि आपने वो फील्ड चुना है जो बहुत ही ज्यादा जटिल है, मैं कहूँ तो, जिसमें कांटे बहुत ज्यादा हैं इस फील्ड में आने तक के। तो वो सफर कैसे रहा? कहाँ तक आपने सोचा कि मैं लावारिस लाशों का दाह संस्कार भी कर पाऊंगी, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है हमारा, ठीक। ठीक है। इसमें महिलाओं को ऐसे कार्य के लिए इजाजत भी नहीं दी जाती, और क्या बोलते हैं, शमशान घाट में तो महिलाओं को वर्जित किया हुआ है सनातन धर्म में, वो जाती ही नहीं है। देखिए मेरा बचपन ऐसा गुजरा है, मैं बचपन से संघर्ष में ही रही हूँ। और मैंने हमेशा ही बचपन से ऐसे ही काम किए हैं। सब हटके ही होते हैं मेरे, क्योंकि जैसी मैं फैमिली से थी, मेरे माता पिता, एक मजदूर परिवार था मेरा, और मेरे माता पिता खुद मजदूरी करते थे। छोटे से किसान थे, जमीन भी बहुत थोड़ी थी। तो हमारी माताजी दूसरों के खेतों में काम करने जाती थी। तो उस समय मैं अपनी माताजी के साथ खेतों में काम करने जाती थी। और जब मैं मात्र 9 साल 10 साल की उम्र में मात्र 20 रुपए रोज की मजदूरी पे मैंने काम किया हुआ है। और मुझे मेरे घर वालों ने पढ़ाया भी नहीं था। मैं ये नहीं कहती उन्हें कि उन्होंने जान के नहीं पढ़ाया, हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया भी नहीं था। और जब तक मेरी शादी हुई मैं पढ़ी हुई भी नहीं थी। आज ऐसा नहीं है, आज मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, लेकिन उस समय पढ़ी हुई नहीं थी। जी। तो संघर्ष मेरी लाइफ में शुरू से रहा है। जो बच्चा, आज के बच्चे को अगर आप देखो तो एक गिलास पानी नहीं उठा सकता, वो 9 साल का 10 साल का। मैंने 20 रुपए रोज पे मजदूरी की है, जाके लोगों के खेतों में काम किया है मैंने। तो वो सफर मेरा लगातार ऐसे चलता आया। मात्र 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी घर वालों ने। और जब शादी की, जिस परिवार में शादी की, जो मेरे हस्बैंड थे वो ड्रिंक करते थे, घर में कोई जिम्मेदारी वाली बात उनकी थी नहीं। तो उस बीच में सब चलता रहा, लेकिन 2 बच्चे उस बीच में हो लिए। और 5-6 साल तक हम लोग साथ भी रहे। लेकिन मैंने प्रयास किया निभाने का, लेकिन उनके साथ जब नहीं निभा तो फिर मैं उनसे अलग हो गई। और मैंने डिसीजन लिया कि हम अपने बच्चों को अब अपना आप पालेंगे, हमें किसी के साथ रहना ही नहीं है। लेकिन बीच में कुछ समय बीता, उसके बाद जो है मैंने दूसरी शादी की। और दूसरी शादी भी मेरी कामयाब नहीं हुई। लोग कहते हैं हो सकता मेरी कमी हो, हाँ मैं भी कहती हूँ हो सकता है मेरी कमी रही होगी। मैं तो किसी को दोष नहीं देती, जब किस्मत में प्रेम ना हो तो वो मिलता नहीं है। तो दूसरी शादी हुई, कुछ समय वो साथ रहे, कई साल वो साथ रहे। जब शादी की थी तब उन्होंने कहा था कि बच्चों को मैं अपनाऊंगा और मुझे अपने बच्चे भी नहीं चाहिए, इन्हीं बच्चों की परवरिश करूंगा। लेकिन उन्होंने मेरे सामने कंडीशन रख दी कि मैं बच्चों के साथ नहीं रहूंगा, आपको मेरे साथ रहना है, आपको मुझसे प्रेम है तो मेरे साथ रहो, कहीं भी जहां भी मैं जाऊंगा वहां आपको मेरे साथ रहना होगा, बच्चों को छोड़ना होगा। लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी। अगर इस दुनिया में मुझे सच में किसी से प्रेम है अपने महाकाल के अलावा तो सिर्फ बच्चों से है। तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मैं उनको छोड़ दिया कि आपकी अपनी जिंदगी है, आप जाइए, मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरी एक कंडीशन उस समय भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी, कि वो अगर यहाँ शहर में किसी लेडीज के साथ आते हैं और यहाँ रहते हैं तो मैं नहीं रहने दूंगी उन्हें। अभी मैंने डिवोर्स नहीं दिया है, शादी कर लिया उन्होंने, अपनी बेटी भी अभी उनके एक। लेकिन अगर वो शहर में यहाँ मुजफ्फरनगर में आके रहते हैं तो फिर मैं नहीं रहने दूंगी। बाकी इसके अलावा वो पूरी दुनिया में 10 महिलाओं के साथ रह लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने डिवोर्स नहीं दिया था, वो कल भी मेरे पति थे, आज भी मेरे पति हैं, और वो जब तक मैं मरूंगी तब तक मेरे पति रहेंगे। क्योंकि मैंने उनसे कोई लिखित में कुछ नहीं दिया है और मेरे पास प्रूफ भी सारे हैं। लेकिन ये है कि मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है कि जब जिस रास्ते में हमें प्रेम ना मिले तो दूसरी तरफ मुड़ जाओ। अब मुझे मेरे बाबा महाकाल बहुत प्रेम करते हैं, मेरी माँ काली बहुत प्रेम करती है और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। यहाँ तक का सफर मेरा
बहुत उतार चढ़ाव में रहा है, क्योंकि एक अकेली महिला को जब इतनी ठोकरें मिलती हैं, जब समाज में वो निकलती है तो बहुत दर्द होता है। जब मैं इस शहर में कभी आई थी तो मैं इतने लंबे घूंघट में आई थी, और आज मैं हर रोज अखबारों की सुर्खियों में रहती हूँ। तो वो सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने मेहनत की, ठेला लगाया, सब बहुत मेहनत की, जो मेरे से काम आते थे, सिलाई कढ़ाई, मैंने सब कुछ किया। और एक निर्णय भी लिया कि अपने बच्चों के साथ साथ मैं खुद की भी पढ़ाई करूंगी, और मैं अनपढ़ तो जाऊंगी नहीं इस दुनिया से। तो यहाँ तक का सफर ये है कि आज मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, एमए कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो आप कह रही हैं कि आप अपने पति को पति मानेंगी ताउम्र, लेकिन वो इस शहर में अगर आए तो आप उनको नहीं रहने देंगी? नहीं। मुझे एक मशहूर शायर है, उनकी मुझे एक शायरी याद आएगी। वो कहते हैं कि तू रूठा रहे मुझसे ये मंजूर है, लेकिन यारो उससे कहो मेरा शहर ना छोड़े। आपने उल्टा कर दिया कि आप उसे शहर में मैं किसी और के साथ देख ही नहीं सकती। वो शहर से बाहर हैं, किसी के साथ हैं, किसके साथ हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती जी सब चीजों को। तो इस बारे में बताइए आप हमें कि जैसे शमशान घाट में हमारे समाज में एक मिथक है कि महिलाओं को पाबंदी है, नहीं जाने देते। तो वो सब इस तरह की कुरीतियों की दीवार तोड़ के आप कैसे आपने काम करना शुरू कर दिया? देखिए, चुनौतियों का सामना तो आपको करना पड़ा होगा। बिल्कुल करना पड़ता है। और सबसे बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हमें रोकने का प्रयास करते हैं ना, वो अपने ही होते हैं आपके। जी। बाहर दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, लेकिन जो अपने होते हैं ना, क्लोज होते हैं, वही आपको खींचने का प्रयास करते हैं। और जैसे एक मिथक है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, और मेरी मन का दर्द था ये कि जो ये मिथक है उसको तोड़ने में मैं कामयाब हूँ, और आज मैं कामयाब हो भी चुकी हूँ। आज मेरे अलावा भी और भी बहुत लड़कियां हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में अंतिम संस्कार की सेवा कर रही हैं, लेकिन उसका लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस मिथक को तोड़ने के लिए मैंने एक शुरुआत की थी, और वो मिथक टूट चुका है। अब लड़कियां शमशान घाट जाती हैं, अस्थियां विसर्जित करती हैं, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां अब काम ना करती हूँ, सब कुछ करती हैं। हमारे यहाँ पे कंधा भी नहीं दिया जाता लड़कियों के। मैं कंधा भी देती हूँ, लेकिन अभी एक दो हमने न्यूज देखी थी तो लड़कियां अपने पिता को कंधा दे रही हैं। बिल्कुल, ठीक है, देना भी चाहिए। देखिए, हमारे सनातन धर्म में छोड़ो, कहीं भी किसी भी धर्म में कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। बस ये रूढ़वादी हैं जो इस शुरू से ही ये फैला दिया गया कि भाई महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती। पहले महिलाएं बहुत सारे क्षेत्र में नहीं होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हो कि हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। तो अंतिम संस्कार करना कोई गुनाह थोड़ी है। आप एक बात बताइए, शमशान घाट एक सबसे पवित्र मंदिर है, शमशान घाट जाने के लिए महिला के लिए रोक क्यों? बिल्कुल भाई, जब हमारे यहाँ ये कहते हैं कि शमशान घाट, यदि कोई एक साक्षात कहीं महाकाल जी रहते हैं, साक्षात कहीं माँ काली रहती हैं, तो वो शमशान में रहती हैं। जब हमारे भगवान शमशान में रहते हैं, क्या हम उनके दर्शन करने क्यों नहीं जा सकते, उनकी सेवा क्यों नहीं कर सकते? तो ये कहने की बात है, लिखा हुआ कहीं नहीं है। और जब मैंने इसको जाना, शुरू में तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन जब मैंने पढ़ा सुना तब मुझे पता चल गया कि महिलाएं जा सकती हैं और अंतिम संस्कार भी कर सकती हैं। और अंतिम संस्कार छोड़िए, मेरे पास तो एक एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 डेड बॉडी होती हैं, और उनके अंतिम संस्कार की किस तरीके से मैं व्यवस्था करती होंगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक अंतिम संस्कार में 5,000 रुपए का करीब खर्चा आता है। और जब 4-4, 5-5 डेड बॉडी एक दिन में आ जाए तो फिर लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी मैडम, हमें यही पूछना था कि जैसे आपने बताया 4-4, 5-5 डेड बॉडी आ जाती हैं, तो इसमें आप इतना सारा व्यय लगता है, वो कैसे मैनेज करती हैं आप? कोई सरकारी मदद आपको मिलती है, आपके ट्रस्ट को मिलती है, या कोई ऐसे पावरफुल पैसे वाले आदमी आपसे जुड़े हैं? वो सब कैसे हो पाता है जब इतनी डेड बॉडी आपके सामने आती है? 5,000 रुपये आपने बताया एक शव को उसका दाह संस्कार करने में लगते हैं। देखिए, जब मैं शुरू में अंतिम संस्कार करने लगी थी तो शुरू के 2.5-3 साल मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, और मेरे पास अपना, मतलब ये समझ लो उस समय ऐसी कंडीशन थी कि मैंने अपने गहने तक जो मेरे पास थे वो तक बेच के मैंने अंतिम संस्कार की सेवा में लगाए। उस समय मेरे पास जो भी था, चैन थी, अंगूठी थी, जो मेरे पास थे जेवर, मैंने अपने सारे धीरे धीरे करके सब बेच दिए, क्योंकि मुझे उस जिम्मेदारी को पूरा करना था। और मेरा मानना यह है कि जो प्रभु ने जिम्मेदारी दी है उसको आप तन मन धन से मन से निभाइए। तो उस समय मैंने अपने गहने भी बेचे, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये कंडीशन आ गई है कि कुछ लोग मेरे साथ सहयोग में जुड़े हुए हैं, और वो बाहर के भी हैं, ऐसा नहीं है, यहीं के हैं, हरियाणा के भी हैं और उत्तराखंड के भी हैं, अलग अदर स्टेट के, मतलब मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो कंटिन्यू मुझे सेवा के लिए भेजते रहते हैं कि भाई ये सेवा हमारी है। तो ये थी हमारे साथ में शालू सैनी जी,
जिनका साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट है और लावारिस लाशों का ये दाह संस्कार करती है। गिनीज बुक वर्ल्ड में भी इनका रिकॉर्ड है, नाम शामिल है। बने रहिए हमारे साथ दैनिक सदाश।